Hello students, I hope all of you are fit and fine at home. Dear students, today we will start new chapter number 9, deficit demand and excess demand. First of all, we'll discuss some essential concepts. These concepts are full employment and underemployment equilibrium, second voluntary and involuntary unemployment, and third is full employment and natural unemployment. ये कुछ एसेंशियल कंसेप्ट है, पहले हम इनको डिस्कस करेंगे. उसके बाद आफ्टर दैट वी डिस्कस प्रॉब्लम ऑफ डेफिसिट डिमांड एंड प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड. फर्स्ट कंसेप्ट है हमारा यहाँ पर बेटा फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम इकोनॉमी में कब होता है? जब एग्रीगेट डिमांड इक्वल हो बेटा एग्रीगेट सप्लाई के, या सेविंग इक्वल हो इन्वेस्टमेंट के. ये दो अप्रोच हमने लास्ट उसमें चैप्टर में प्रीवियस चैप्टर में हमने डिस्कस की थी. जीडीपी इक्विलिब्रियम, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट. तो इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा? फर्स्ट अप्रोच क्या थी? एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू हो एग्रीगेट सप्लाई की, या हमने फिर सेकंड अप्रोच जहाँ पे सेविंग इक्वल हो जाए बेटा इन्वेस्टमेंट की. अब इस चैप्टर में हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है उस टाइम इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट भी हो सकता है और अंडर एम्प्लॉयमेंट में भी क्या हो सकता है बेटा? इक्विलिब्रियम हो सकता है. फुल एम्प्लॉयमेंट तब होगा जब बेटा हमारे पास जितने रिसोर्स हैं हम उनका फुल्ली यूटिलाइज करें, और वहाँ पे इक्विलिब्रियम है तो हम कहेंगे इकोनॉमी में क्या है? फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है. अगर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि इकोनॉमी में हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट पे ही इक्विलिब्रियम हो, अंडर एम्प्लॉयमेंट पे भी क्या हो सकता है? इक्विलिब्रियम हो सकता है. तो सबसे पहले मैं आपको फुल एम्प्लॉयमेंट का मीनिंग समझाती हूँ कि फुल एम्प्लॉयमेंट मीनिंग क्या है. जैसे सपोज कर लो कि एक इकोनॉमी में 50% है, जो 50% विलिंग है वर्क करने के लिए एग्जिस्टिंग वेज रेट पर, और उनको वर्क मिल जाता है एग्जिस्टिंग वेज रेट पे, तो इकोनॉमी में क्या है बेटा? फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है. ठीक है, जितने लोग वर्क करने के लिए विलिंग है एग्जिस्टिंग वेज रेट पे, उन सभी को वर्क मिल गया तो इकोनॉमी में क्या है बेटा? फुल एम्प्लॉयमेंट. और मान लो कि विलिंग तो 50% है, 50% एग्जिस्टिंग वेज रेट पे वर्क करना चाहते हैं, लेकिन जो वर्क है वो ओनली 30% को मिला है. एग्जिस्टिंग वेज रेट जो भी चल रही है उस पर 50% वर्क करने के लिए रेडी है, विलिंग है उस पर एग्जिस्टिंग वेज रेट पे वर्क करने के लिए, लेकिन उनमें से जो वर्क मिलता है बेटा वो कितने लोगों को मिल रहा है? कितने पीपल्स को? 30% को ही मिलता है. तो यहाँ पे क्या है? अंडर एम्प्लॉयमेंट बेटा, फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं है, क्या है? अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है. और जब अंडर एम्प्लॉयमेंट होता है तो इकोनॉमी में उस टाइम पर भी क्या हो सकता है? इक्विलिब्रियम हो सकता है. ठीक है, एग्रीगेट डिमांड क्या है? एग्रीगेट सप्लाई की इक्वल हो सकती है, और इन्वेस्टमेंट क्या है? सेविंग के इक्वल हो सकता है. अब हम आपकी बुक के एग्जाम्पल के थ्रू मैं इसको आपको समझाती हूँ कि इन द इकोनॉमी AD एंड AS मैनी may be equal even when resources are not fully utilized. एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जो है, अगर रिसोर्स का फुल यूटिलाइजेशन नहीं होता तब भी वो क्या हो सकती है बेटा? इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम हो सकता है, और इसे हम कहेंगे व्हेन देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी. ठीक है, ये सिचुएशन क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है. यहाँ से एग्जाम्पल देखो, लेट अस अज्यूम दैट फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स लीड टू आउटपुट ग्रोथ $10 बिलियन. अगर जितने भी इकोनॉमी के पास टोटल रिसोर्स हैं उनका फुल यूटिलाइजेशन किया जाता है तो 10 बिलियन क्या होता है बेटा? उसमें $, मतलब इतना आउटपुट प्रोडक्शन हो सकता है. बट द प्रोड्यूसर में प्लान आउटपुट एंड हाउस होल्ड में प्लान एक्सपेंडिचर ऑन आउटपुट ग्रोथ 8 बिलियन. लेकिन जो प्रोड्यूसर है उसने प्लान किया है कि आउटपुट कितना करना है? 8 बिलियन का, और जो हाउस होल्ड है उसने भी ये डिसाइड किया एक्सपेंडिचर कितना करना है? 8 बिलियन का. तो यहाँ पर भी तो एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड क्या हो रही बेटा? इक्वल हो रही हैं, और रिसोर्स का फुल यूटिलाइजेशन नहीं हुआ है.
सो दैट रिसोर्स ग्रोथ $2 बिलियन ऑफ आउटपुट रिमेन अनयूटिलाइज्ड। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे कि कैपेसिटी कितनी है, अगर रिसोर्स का फुल यूटिलाइजेशन किया जाए तो $10 बिलियन के इक्वल क्या हो सकता है, आउटपुट का प्रोडक्शन हो सकता है अगर रिसोर्स का फुल्ली यूटिलाइजेशन होता है। लेकिन प्रोड्यूसर ने प्लान किया है कि आउटपुट का लेवल वो कितना रखेगा, 8 बिलियन का, और हाउस होल्ड में भी प्लान एक्सपेंडिचर ऑन आउटपुट ग्रोथ $8 बिलियन ओनली। तो यहाँ पर आप देखोगे कि एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड के इक्वल है बेटा, और $2 बिलियन आउटपुट रिमेन अनयूटिलाइज्ड। इसे हम कहेंगे अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। इसे क्या कहा जाएगा, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। फुल एम्प्लॉयमेंट कब होता बेटा, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम तब होता जितनी कैपेसिटी है, यानी कि 10 बिलियंस, जैसे आउटपुट का लेवल कितना, अगर हम रिसोर्स का फुली यूटिलाइज करते हैं तो 10 बिलियंस आउटपुट $, आउटपुट का हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो एग्रीगेट सप्लाई भी 10 बिलियन हो और एग्रीगेट डिमांड भी 10 बिलियंस की हो, तो उस टाइम पे तो क्या है बेटा, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है। लेकिन अगर प्रोड्यूसर और हाउस होल्ड 8 बिलियन का डिसाइड करते हैं तो इट्स मीन क्या है, हम रिसोर्स का फुल यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम होगा उसे हम कहेंगे अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट इसमें बेटा इसी को आगे एक्सप्लेन किया गया है, जो इक्विलिब्रियम है एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड। इक्विलिब्रियम कहाँ पे स्ट्रक्ट होगा, जहाँ पे 8 बिलियन एग्रीगेट डिमांड है और $8 बिलियन क्या है, एग्रीगेट सप्लाई है। तो इकोनॉमी में क्या है बेटा, यहाँ पर अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है। वी कैन थिंक ऑफ 2 पॉसिबिलिटी सिचुएशन ऑफ इक्विलिब्रियम। 2 सिचुएशन हो सकती हैं, 2 पॉसिबिलिटी होती है, हो सकती है एक फर्स्ट हो सकती है फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम और सेकंड हो सकती है बेटा अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम स्ट्रक व्हेन एग्रीगेट डिमांड प्लान और एग्रीगेट सप्लाई प्लान दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल हैं और रिसोर्स का क्या हो रहा है बेटा, फुल्ली यूटिलाइजेशन, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्स। इट्स मीन फुल, ये क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल है और रिसोर्स का क्या हो रहा है बेटा, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्स है। तो इट्स मीन इस सिचुएशन को हम कहेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम सिचुएशन। लेकिन बट एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, प्लान एग्रीगेट सप्लाई और प्लांट एग्रीगेट डिमांड इक्वल हैं, लेकिन रिसोर्स क्या है, अंडर यूटिलाइज है। जैसे हम ये एग्जाम्पल में हम बार बार करें, 8 बिलियन क्या है, प्लान सप्लाई है और $8 बिलियन क्या है, प्लान डिमांड है। तो यहाँ पर रिसोर्स का फुल यूटिलाइजेशन नहीं हुआ, तो इसे हम कहेंगे बेटा अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। यहाँ पे 10 बिलियन का एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, हमारी कैपेसिटी कितनी है, कितना हम प्रोडक्शन कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर रिसोर्स का फुल यूटिलाइजेशन किया जाए तो मैक्सिमम जो प्रोडक्शन है वो कितना है बेटा, $10 बिलियन के इक्वल है। तो यहाँ पर अगर ऐसा होता है तो इसे हम फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कहेंगे। अगर 8 बिलियन पे इक्विलिब्रियम हो रहा है तो इसे हम कहेंगे बेटा अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फुल एम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन है बेटा बुक में ही आपकी, फोकस जोन में, आप यहाँ से भी इसको लर्न कर सकते हो। तो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी व्हेन एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई या सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट अलोंग विथ फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्स। तो यहाँ पे देर इज़ नो एक्सेस कैपेसिटी और अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। जब फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होता है बेटा उस टाइम पे इकोनॉमी में ना तो एक्सेस कैपेसिटी मिलेगी और ना ही अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन होगी। बट अंडर एम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करते हैं, अंडर एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी व्हेन एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई क्या है, इक्वल है बट विदाउट फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्स और देर इज अनयूटिलाइज कैपेसिटी और एक्सेस कैपेसिटी इन द इकोनॉमी इवन इन ए स्टेट ऑफ द इक्विलिब्रियम। अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है, एक्सेस कैपेसिटी हो सकती है यहाँ पर, फिर भी क्या है इकोनॉमी के अंदर क्या है, इक्विलिब्रियम। तो इसे हम कहेंगे अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम सिचुएशन। अब हम सेकंड कंसेप्ट डिस्कस करते हैं, वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। तो वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स
ए सिचुएशन व्हेन पीपल चूज टू रिमेन अनएम्प्लॉयड। लोग खुद से डिसाइड करते हैं कि उन्हें क्या रहना, अनएम्प्लॉयमेंट। इवन व्हेन जॉब्स आर अवेलेबल, जॉब्स हैं फिर भी वो क्या है, काम नहीं करना चाहते। दे मे नॉट बी विलिंग टू वर्क एट ऑल और नॉट बी विलिंग टू एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट। दैट सिचुएशन इज वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन। यानी कि वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, सम पीपल आर नॉट विलिंग टू वर्क एट ऑल और आर नॉट विलिंग टू वर्क existing wage rate, that situation is called voluntary unemployment। और सेकंड सिचुएशन होती है बेटा इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। तो इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स व्हेन सम पीपल आर नॉट गेटिंग वर्क इवन व्हेन दे आर विलिंग टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट। कुछ लोगों को वर्क नहीं मिला लेकिन वो विलिंग है वर्क करने के लिए एग्जिस्टिंग वेज रेट पे, इसे हम कहेंगे बेटा इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। और यहाँ पे इट इज़ ए सिचुएशन इट इज़ नॉट इनफ टू इंड्यूस फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग रिसोर्स। यहाँ पे रिसोर्स का भी क्या है, फुल्ली यूटिलाइजेशन नहीं होगा। तो वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट में पीपल अपनी मर्जी से काम करने के लिए रेडी नहीं है, वर्क करने के लिए रेडी नहीं है एग्जिस्टिंग वेज रेट पे। इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट में विलिंग तो हैं वर्क करने के लिए एग्जिस्टिंग वेज रेट पे, लेकिन उनको वर्क नहीं मिला है। तो दैट सिचुएशन इज इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो प्लान आउटपुट, जब इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे तो उस टाइम पे क्या है बेटा, प्लान आउटपुट जो है इज लोअर देन द पोटेंशियल आउटपुट। प्लान आउटपुट क्या है, पोटेंशियल आउटपुट से क्या रह जाएगा बेटा, कम रह जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप जितने लोग वर्क करने के लिए रेडी हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था 50% वर्क करने के लिए रेडी है और 50 में से ओनली 30% को ही वर्क मिला है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि 50 वर्क करने के लिए रेडी हैं एग्जिस्टिंग वेज रेट पे, लेकिन वर्क कितने को मिला, ओनली 30% को मिला है। तो इट्स मीन जो प्लान आउटपुट है वो क्या है, एक्चुअल आउटपुट से प्लान आउटपुट इज लोअर देन द पोटेंशियल आउटपुट। पोटेंशियल आउटपुट से, क्योंकि देखो 50% काम करेंगे तो आउटपुट का लेवल क्या होगा बेटा, हाई होगा, और ओनली 30% वर्क करेंगे तो आउटपुट का लेवल क्या रहेगा बेटा, कम रहेगा। तो इससे क्लियर होता है जो प्लान आउटपुट है, ये जो प्लान आउटपुट है वो पोटेंशियल आउटपुट से क्या होगा, कम मिलेगा। ठीक है, देयर इज एक्सेस कैपेसिटी इन द इकोनॉमी एंड सम पीपल आर फोर्स टू रिमेन अनएम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे क्या इकोनॉमी में एक्सेस कैपेसिटी है बेटा, और सम पीपल क्या रह जाएंगे, रिमेन अनएम्प्लॉयड रह जाएंगे। ठीक है, इनवॉलेंट्री। तो प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेफर टू द प्रॉब्लम ऑफ इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, नॉट द प्रॉब्लम ऑफ वॉलेंट्री एम्प्लॉयमेंट। अगर हम बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट की, तो अनएम्प्लॉयमेंट्स प्रॉब्लम ऑफ इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, इसमें हम वॉलेंट्री एम्प्लॉयमेंट को इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि वॉलेंट्री एम्प्लॉयमेंट में तो जो उनको वर्क मिल रहा है लेकिन फिर वो अपनी मर्जी से काम नहीं करना चाहते हैं। सम पीपल आर नॉट विलिंग टू वर्क एट ऑल और एट नॉट विलिंग टू एग्जिस्टिंग वेज रेट, टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट। तो यहाँ पर तो वर्क है लेकिन लोग पीपल जो है विलिंग नहीं है काम करने के लिए। तो जब अनएम्प्लॉयमेंट की बात आती है तो अनएम्प्लॉयमेंट में ओनली इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट को इंक्लूड करेंगे, वॉलेंट्री एम्प्लॉयमेंट को हम अनएम्प्लॉयमेंट को इंक्लूड नहीं करेंगे। प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेफर टू द प्रॉब्लम ऑफ इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, नॉट द प्रॉब्लम ऑफ वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, नेक्स्ट इसमें, और अगर इफ ऑल दोज हु आर विलिंग टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट आर गेटिंग वर्क, द इकोनॉमी वुड बी डीम्ड टू बी इन द स्टेट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट इवन व्हेन इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। जब हम इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं तो बेटा इसका मीनिंग क्या होता है, हु आर विलिंग टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट आर गेटिंग वर्क। जो विलिंग है एग्जिस्टिंग वेज रेट पे काम करने के लिए, वर्क करने के लिए, और उन सभी को क्या है, वर्क मिल जाता है। तो इट्स मीन इकोनॉमी में क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट है इवन व्हेन देयर इज वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। जब फुल एम्प्लॉयमेंट है उस टाइम पे वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में हो सकता है। ठीक है, वॉलेंट्री को हम अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम में इंक्लूड नहीं करते हैं। अब नेक्स्ट है इसमें बेटा
फुल एम्प्लॉयमेंट एंड नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट। तो फुल एम्प्लॉयमेंट रेफर टू ए सिचुएशन व्हेन ऑल दोज हु आर एबल टू वर्क and are willing to work are getting work। फुल एम्प्लॉयमेंट्स मीन जितने भी पर्सन विलिंग है वर्क करने के लिए एग्जिस्टिंग वेज रेट पे एंड गेटिंग वर्क, इट इज़ ए सिचुएशन फुल एम्प्लॉयमेंट। व्हेन corresponding to a given wage rate, demand for labor equal to supply of labor। फुल एम्प्लॉयमेंट्स डिमांड फॉर लेबर एंड सप्लाई ऑफ लेबर क्या बेटा इक्वल है एंड द लेबर मार्केट इज क्लियर। ठीक है, लेबर मार्केट में क्या है बेटा इक्विलिब्रियम है, यानी कि लेबर की डिमांड और लेबर की सप्लाई क्या है एक दूसरे के इक्वल है। डिमांड फॉर लेबर इक्वल टू सप्लाई ऑफ लेबर। दिस सिचुएशन इज फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन। फुल एम्प्लॉयमेंट्स अब है नेक्स्ट, इसमें सिचुएशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट डज नॉट मीन ए सिचुएशन ऑफ जीरो अनएम्प्लॉयमेंट। जब फुल एम्प्लॉयमेंट होता है तो इसका मीनिंग ये नहीं है कि बेटा कि इकोनॉमी में क्या है जीरो अनएम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, उस टाइम पर भी क्या होता है इकोनॉमी के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट होता है, जिसको हम नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट के नाम से जानते हैं। तो फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन जब होती है इसका मीनिंग ये नहीं है कि जीरो अनएम्प्लॉयमेंट है, देयर ऑलवेज एग्जिस्टिंग सम डिग्री ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। सम डिग्री ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होता है फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन में। इसे हम कहते हैं बेटा नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट। दिस अकर ओइंग टू द फैक्ट दैट देयर आर कॉन्स्टेंट चेंज इन द सप्लाई एंड डिमांड पैरामीटर इन द इकोनॉमी and adjustment to these changes take time। इसमें जब हम नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो इकोनॉमी के अंदर जो डिमांड एंड सप्लाई में चेंजेज आए हैं, उन डिमांड एंड सप्लाई में चेंज होने के कारण क्या होता है कुछ टाइम के लिए कुछ पर्सन क्या हो जाते हैं अनएम्प्लॉयमेंट हो जाते हैं। लेकिन टाइम के साथ साथ adjustment are occurring, some people continue to remain unemployment। This is a situation of frictional and structural unemployment in the economy। जैसे डिमांड कम है कुछ टाइम के लिए, या रॉ मटेरियल की शॉर्टेज हो गई है, इंफॉर्मेशन नहीं है, इनके कारण क्या है कि इकोनॉमी में कुछ टाइम के लोग कुछ पर्सन क्या हो जाते हैं बेटा अनएम्प्लॉय हो जाते हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट। और नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट में दो सिचुएशन आ जाती हैं बेटा, फ्रिक्शनल एंड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। दोबारा से समझो, फुल एम्प्लॉयमेंट के टाइम पर भी क्या होता है बेटा अनएम्प्लॉयमेंट होता है। फुल एम्प्लॉयमेंट का मीनिंग डज नॉट मीन जीरो अनएम्प्लॉयमेंट। उस टाइम पर भी क्या होता है अनएम्प्लॉयमेंट होता है, जिसे हम कहते हैं नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट। ये जो इकोनॉमी के अंदर सप्लाई एंड डिमांड पैरामीटर्स में चेंजेस आने के कारण कुछ टाइम के लिए लोग क्या हो जाते हैं अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। और इसमें जो अनएम्प्लॉयड पर्सन आएंगे वो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयड और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट इंक्लूड होता है। अब हम इसका भी मीनिंग डिस्कस करेंगे, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट्स क्या होता है और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का मीनिंग क्या होता है। तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट इज द अनएम्प्लॉयमेंट एसोसिएटेड विद द चेंज ऑफ द जॉब इन डायनेमिक इकोनॉमी। कुछ लोग जैसे कि मान लो कि इट अराइज ड्यू टू द इमोबिलिटी ऑफ लेबर, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, शॉर्टेज ऑफ पावर, वियर एंड टीयर इन मशीन्स, वियर एंड टीयर ऑफ मशीन्स, टेंडेंसी ऑफ द वर्कर्स टू मूव फ्रॉम वन जॉब टू द अदर। इन रीजन्स के कारण क्या होता है ये अनएम्प्लॉयमेंट अराइज होता है, इसे हम कहेंगे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। और जैसे मान लो किसी पर्सन को इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो वो जॉब के लिए अप्लाई कर देगा बेटा, उसको जॉब मिल जाएगी। ठीक है, रॉ मटेरियल की शॉर्टेज है, जैसे ही रॉ मटेरियल इंक्रीज होगा या पावर की शॉर्टेज, पावर इंक्रीज हो जाएगी, वो फिर से काम पे चला जाएगा बेटा। तो ये जो है थोड़े टाइम के लिए अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, इन्हें हम कहेंगे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। और ये किस में इंक्लूड किए जाते हैं नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट में, यानी कि नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट में फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट और दूसरा कौन सा होता है बेटा स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल के रीजन दे रखे हैं किस कारण से अराइज होता है, दूसरा है बेटा स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट।
अगर स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट इज द अनएम्प्लॉयमेंट दैट द रिजल्ट फॉर द लॉन्ग टर्म डिक्लाइन और ऑफ सर्टेन इंडस्ट्रीज। कुछ इंडस्ट्री में डिक्लाइन, जैसे कि मान लो व्हेन अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर इन शॉर्ट सप्लाई। अदर फैक्टर्स की क्या होगी बेटा, शॉर्ट सप्लाई हो गई है। जैसे लेबर की तो है, अदर देन लेबर की तो सप्लाई पूरी है, लेकिन अदर्स प्रोडक्शन में क्योंकि फैक्टर्स इनपुट्स और नॉन फैक्टर इनपुट्स यूज़ किए जाते हैं, तो अदर फैक्टर्स की शॉर्टेज के कारण क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट है। सेकंड है व्हेन लेबर लैक एक्सपर्टीज फॉर न्यू इमर्जिंग इंडस्ट्री एंड थर्ड इज व्हेन देयर इज चेंज इन द प्रोडक्शन टेक्निक। प्रोडक्शन की टेक्निक चेंज होने के कारण भी अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है बेटा, क्योंकि उसको नई टेक्निक समझने में टाइम लगता है, ठीक है। और नई इंडस्ट्री आ रही है तो उसमें क्या है बेटा, एक्सपर्ट लेबर की रिक्वायरमेंट होती है, तो कुछ पर्सन जो स्किल्ड पर्सन या लेबर की रिक्वायरमेंट है, तो जैसे ही वो लेबर अपनी स्किल्ड को डेवलप करेंगे उन नई इंडस्ट्री में भी उनको जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है बेटा। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट के अराइज होने की 3 रीजन इसमें दे रखे हैं। फर्स्ट है इसमें कि प्रोडक्शन लेबर को छोड़ के, अदर देन लेबर आर इन शॉर्ट सप्लाई। सेकेंड है व्हेन लेबर लैक एक्सपर्टीज फॉर न्यू इमर्जिंग इंडस्ट्रीज। थर्ड रीजन इज व्हेन देयर इज चेंज इन द प्रोडक्शन ऑफ टेक्निक। जैसे ही ये रीजन्स जो हैं रिमूव होंगे, इनका सॉल्यूशन होगा, लेबर को, पर्सन्स को दोबारा से क्या मिल जाएगा, एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट और फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है बेटा, वो शॉर्ट रन के लिए होता है, थोड़े टाइम के लिए होता है, इसलिए इनको हम फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट प्लस में स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट इक्वल टू नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट। और जब इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट होता है तो इसमें वहाँ पे कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट है बेटा, नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप उसको लाइक भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।